नमस्कार। आज की कक्षा में हम हिंदी व्याकरण और साहित्य के सबसे महत्वपूर्ण विषयों का एक तेज लेकिन बहुत गहरा रिवीजन करने वाले हैं। जी, और ये सभी बिंदु आपकी आने वाली परीक्षाओं जैसे यूपीएसआई, यूपी पुलिस, यूपीएसएससी, आरओ के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। तो सभी को ध्यान से सुनना है और जो भी जरूरी लगे उसे नोट करते चलना है। कोई भी लापरवाही नहीं करेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला विषय है संज्ञा। यहाँ से प्रश्न हमेशा बनता ही है। बिल्कुल। तो सबसे पहले हम संज्ञा और उसके भेदों को समझेंगे। इसमें एक छोटा सा बदलाव हुआ है जिसके बारे में पता होना चाहिए। बदलाव? कैसा बदलाव? देखिए, प्राचीन मान्यता के अनुसार संज्ञा के 5 भेद थे: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। हाँ, हमने तो यही पढ़ा है। लेकिन अब आधुनिक मान्यता के अनुसार केवल 3 ही भेद माने जाते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अच्छा, तो बाकी 2 का क्या हुआ? द्रव्यवाचक और समूहवाचक को अब जातिवाचक संज्ञा का ही एक हिस्सा, ये कह सकते हैं कि उपभेद मान लिया गया है। इस लाइन को सभी को अंडरलाइन कर लेना चाहिए। इसका मतलब परीक्षा में अगर पूछा जाए कि सेना कौन सी संज्ञा है और विकल्प में समूहवाचक ना हो तो उत्तर जातिवाचक होगा। यहीं पर गलती होती है, इसे याद रखना है। समझने का कोई आसान तरीका है? खासकर भाववाचक में बहुत उलझन होती है। एक बहुत सरल नियम है, दृश्य और अदृश्य का नियम। जो संज्ञाएं आंखों से दिखती हैं वो या तो व्यक्तिवाचक होंगी या जातिवाचक। और जो नहीं दिखती? जो अदृश्य हैं, जिन्हें आप एक प्लेट में परोस नहीं सकते, वो भाववाचक संज्ञा है। वाह! जैसे मिठास, हम मिठाई परोस सकते हैं पर मिठास को नहीं। बिल्कुल। मिठास, क्रोध, बचपन, सुंदरता, ये सब महसूस की जाती हैं, देखी नहीं जाती। इसलिए ये भाववाचक है। लेकिन इसमें भी एक पेच है जो परीक्षा में पूछा जाता है। अगर भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बना दे तो क्या होता है? बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है ये। अगर भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बना दिया जाए, जैसे लंबाई से लंबाइयां, तो वो तुरंत जातिवाचक बन जाती है। इसे नोट कर लीजिए। एक और जगह जहां गलती होती है वो है पद के नाम, जैसे वकील या राज्यपाल। हाँ, विद्यार्थी अक्सर इन्हें व्यक्तिवाचक समझ लेते हैं। ये भूलना नहीं है, पद के नाम हमेशा जातिवाचक होते हैं, क्योंकि वकील या राज्यपाल कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक पूरी जाति या समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए अब संज्ञा से आगे बढ़कर सर्वनाम पर आते हैं। यहाँ संख्या और भेद में बहुत भ्रम होता है। ध्यान से सुनिए। सर्वनाम शब्दों की कुल संख्या 11 है। ये एक स्टैटिक फैक्ट है, इसे याद रखना है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, यही है वो 11 शब्द। जी, लेकिन जब हम इनके भेद या प्रकार की बात करते हैं तो वो 6 हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। और पुरुषवाचक में भी 3 उपभेद हैं। उत्तम पुरुष, जो बोलने वाला हो, जैसे मैं और हम। मध्यम पुरुष यानी सुनने वाला, जैसे तू, तुम, आप। और अन्य पुरुष, जिसके बारे में बात हो रही हो, जैसे वह और वे। सर्वनाम में सबसे ज्यादा उलझाने वाला शब्द है आप। इसका प्रयोग 2 अलग-अलग तरीकों से होता है। बिल्कुल, और परीक्षा में प्रश्न यहीं से बनता है। पहला प्रयोग है निजवाचक के रूप में, जैसे मैं ये काम अपने आप कर लूंगा। यहाँ आपका मतलब है स्वयं या खुद। सही। और जब आपका अर्थ स्वयं या खुद हो तो वह निजवाचक सर्वनाम होता है। लेकिन दूसरा वाक्य देखिए, आप कब आए। यहाँ आपका प्रयोग आदर देने के लिए हुआ है, सुनने वाले के लिए। तो ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। वाक्य का संदर्भ तय करेगा कि आप कौन सा सर्वनाम है। यहाँ गलती मत कीजिए। बहुत साफ हो गया। अब विशेषण की बात करते हैं। इसमें स्थान और अवस्था से जुड़े सवाल आते हैं। हाँ, स्थान के आधार पर इसके 2 भेद हैं: उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। ये तो आसान है। अगर विशेषण विशेष्य यानी संज्ञा से पहले आए तो उद्देश्य। जैसे काला घोड़ा, यहाँ काला शब्द घोड़ा से पहले है। और अगर विशेषण विशेष्य के बाद आए तो विधेय विशेषण, जैसे घोड़ा काला है। बिल्कुल। अब तुलना के आधार पर इसकी 3 अवस्थाएं हैं: मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था में कोई तुलना नहीं होती, जैसे रमेश अच्छा है। सही। उत्तरावस्था में 2 लोगों के बीच तुलना होती है, रमेश सुरेश से अच्छा है। और उत्तमावस्था मतलब सुपरलेटिव यानी सबसे तुलना, रमेश सबसे अच्छा है। जी।
लेकिन विशेषण में जो सबसे महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए वो है सार्वनामिक विशेषण। हाँ, ये अक्सर सर्वनाम के साथ भ्रम पैदा करता है। इसकी परिभाषा को नोट कर लीजिए। जब सर्वनाम के ठीक बाद संज्ञा आए और वो सर्वनाम उस संज्ञा की ओर इशारा करे तो वो सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे यह किताब मेरी है, यहाँ यह के तुरंत बाद किताब यानी संज्ञा आ गई। इसलिए यहाँ यह निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं बल्कि सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि ये बता रहा है कि कौन सी किताब। अब आते हैं व्याकरण के सबसे बड़े युद्ध क्षेत्र पर, क्रिया, अकर्मक और सकर्मक की पहचान। हाँ, इसमें विद्यार्थी सबसे ज्यादा गलती करते हैं, लेकिन आज ये दुविधा समाप्त हो जाएगी। वो क्या लगाकर प्रश्न पूछने वाला नियम। वही, क्रिया से ठीक पहले क्या लगाकर प्रश्न करें। अगर कोई तार्किक उत्तर मिले तो क्रिया सकर्मक है। जैसे राम पत्र लिखता है, क्या लिखता है? उत्तर मिला पत्र, तो ये सकर्मक है। बिल्कुल। और अगर उत्तर न मिले या कर्ता ही उत्तर के रूप में मिले तो क्रिया अकर्मक है। जैसे राम सोता है, क्या सोता है? कोई उत्तर नहीं, तो ये अकर्मक है। लेकिन कुछ वाक्यों में सावधान रहना है। जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं, यहाँ कई लोगों को लगता है कि आकाश कर्म है। पर क्या उड़ते हैं का जवाब तो पक्षी है जो कि करता है। सही, आकाश तो कहाँ उड़ते हैं का जवाब है, वो क्रिया का आधार है, कर्म नहीं, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। तो एक नियम बना सकते हैं कि जो स्वाभाविक क्रियाएं हैं, उड़ना, सोना, रोना, गिरना, वो हमेशा अकर्मक होते हैं। इसे कंठस्थ कर लीजिए, ये नियम हमेशा काम आएगा। स्वाभाविक क्रियाएं हमेशा अकर्मक होती हैं। अब क्रिया के बाद काल पर आते हैं, और इसमें भी भूतकाल के 6 भेद बहुत परेशान करते हैं। इन्हें अलग अलग देखने की बजाय एक कहानी की तरह देखिए। एक ही घटना को हम 6 अलग अलग तरीकों से देख रहे हैं। घटना है उसने पढ़ा। ठीक है। पहला, सामान्य भूत, क्रिया हुई पर समय का पता नहीं, उसने पढ़ा। दूसरा, आसन्न भूत, मतलब क्रिया अभी अभी पूरी हुई है, उसने पढ़ा है। तीसरा, पूर्ण भूत, क्रिया को पूरा हुए काफी समय बीत चुका है, उसने पढ़ा था। चौथा, अपूर्ण भूत, काम भूतकाल में जारी था, वह पढ़ रहा था। पांचवा, संदिग्ध भूत, काम के होने में संदेह है, उसने पढ़ा होगा। और छठा, हेतुमत भूत, ये शर्त वाला वाक्य है। हाँ, इसमें एक क्रिया दूसरी पर निर्भर करती है। यदि वो पढ़ता तो पास हो जाता, ये कंडीशनल वाक्य है। इसमें आसन्न भूत और पूर्ण वर्तमान काल एक जैसे लगते हैं, उसने पढ़ा है। बिल्कुल, इनकी संरचना एक जैसी है। यहाँ उत्तर विकल्प के अनुसार देना होगा। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। ठीक है, अब भाषा के 2 और जरूरी हिस्से देखते हैं, लिंग और वचन। यहां से एक प्रश्न पक्का है, और इसमें अपवाद सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। लिंग की पहचान का सरल नियम है मेरा या मेरी लगाकर देखना। जैसे मेरा दही, मेरा पानी, तो ये पुल्लिंग हुए। जी, और यहीं पर अपवाद है। दही, पानी, घी, मोती, ये चारों शब्द स्त्रीलिंग जैसे लगते हैं पर हैं पुल्लिंग। इन्हें रट लीजिए, ये सीधे परीक्षा में आते हैं। और स्त्रीलिंग के लिए मेरी या अच्छी, जैसे मेरी चाय, मेरी लस्सी। सही। अब वचन के नियम देखिए। कुछ शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं, जैसे प्राण, हस्ताक्षर, होश, आंसू, दर्शन, बाल। हाँ, वाक्य बनाकर देखिए, मेरे प्राण निकल गए, मैंने हस्ताक्षर कर दिए, ये हमेशा बहुवचन ही रहेंगे। और कुछ शब्द हमेशा एक वचन में रहते हैं, जैसे जनता, माल, सोना, वर्षा, आकाश। जनता आ गई है, न कि आ गए हैं। चलिए अब एक और महत्वपूर्ण विषय पर आते हैं, वाच्य यानी वॉइस। वाच्य के 3 प्रकार हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इनकी पहचान का एक क्रम है। क्रम? हाँ, स्टेप बाय स्टेप पहचान। सबसे पहले देखिए, क्या वाक्य में कर्ता के साथ ने लगा है? अगर हाँ, तो वो कर्तृवाच्य है, जैसे राम ने खाना खाया। और अगर ने नहीं है तो देखिए, क्या वाक्य में द्वारा शब्द है? अगर हाँ, तो वो कर्मवाच्य है, जैसे पत्र राम के द्वारा लिखा गया। और अगर ने और द्वारा दोनों ही ना हो? तब देखिए, क्या वाक्य में से के साथ नहीं का प्रयोग है और क्रिया अकर्मक है? अगर हाँ, तो वो भाववाच्य होगा। इसमें अक्सर असमर्थता का भाव होता है, जैसे मुझसे चला नहीं जाता। बिल्कुल, ये भाववाच्य है।
और एक नियम और नोट करें, भाववाच्य में क्रिया हमेशा एकवचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में रहती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब व्याकरण के आधार यानी वर्णमाला पर आते हैं। हाँ, इसका चार्ट बहुत महत्वपूर्ण है। कुल 52 वर्ण हैं, स्वर 11, व्यंजन 33, संयुक्त 4, अयोगवाह 2 और द्विगुण 2। ये विभाजन याद होना चाहिए। इसमें सघोष, अघोष और अल्पप्राण महाप्राण को याद रखने में बड़ी मुश्किल होती है। एक ट्रिक बताता हूं। घोष का मतलब है कंपन, अघोष मतलब जिसमें कंपन ना हो। हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण 12 अघोष होता है। क, ख, च, छ। हाँ, और बाकी के 3 यानी तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण 345 सघोष होते हैं। साथ में य, र, ल, व, ह और सभी स्वर भी सघोष हैं। और प्राणत्व? प्राण का मतलब है हवा। अल्प प्राण में कम हवा निकलती है, महाप्राण में ज्यादा। हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण 135 अल्प प्राण है और दूसरा और चौथा 24 महाप्राण। बिल्कुल। साथ में ऊष्म व्यंजन श, श, स, ह भी महाप्राण होते हैं। ये चार्ट दिमाग में बैठा लेना है। अघोष इज इक्वल टू 12, सघोष इज इक्वल टू 345। चलिए अब शब्द रचना पर आते हैं। इसमें इक प्रत्यय का नियम बहुत दिलचस्प है। ये नियम सीधा परीक्षा में पूछा जाता है। जब किसी शब्द में इक प्रत्यय लगता है तो शब्द के पहले स्वर में वृद्धि हो जाती है। जैसे समाज में इक लगने से सामाजिक बन जाता है, अ का आ हो गया। सही। उसी तरह ई का ए हो जाता है, विज्ञान से वैज्ञानिक, और ऊ का औ हो जाता है, भूगोल से भौगोलिक। और समास? समास की पहचान कैसे करें? अव्ययी भाव में पहला पद उपसर्ग होता है, जैसे यथाशक्ति, प्रतिदिन। तत्पुरुष का विग्रह करने पर कारक चिन्ह आता है। राजपुत्र यानी राजा का पुत्र। द्वंद्व में योजक चिन्ह होता है या विलोम शब्द होते हैं, जैसे माता पिता? जी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है बहुव्रीहि समास। इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, बल्कि कोई तीसरा ही अर्थ निकलता है। जैसे दशानन मतलब रावण या पंकज मतलब कमल। बिल्कुल सही। अब आते हैं शब्दावली पर। तत्सम और तद्भव। तत्सम यानी संस्कृत के शब्द और तद्भव यानी संस्कृत से बदलकर बने शब्द। इनको पहचानने का कोई नियम है? हाँ, कुछ नियम है। जिन शब्दों में क्ष, त्र, व, श, री का प्रयोग हो, वे ज्यादातर तत्सम होते हैं। अच्छा। और एक और नियम है, तत्सम का क्ष तद्भव में ख बन जाता है। जैसे क्षेत्र का खेत, व का ब बन जाता है, वानर का बंदर, और श का स बन जाता है, श्यामल का सांवला। कुछ ऐसे शब्द हैं जो सीधे पूछे जाते हैं? हाँ, गोधूम का गेहूं, हरिद्रा का हल्दी और शमश्रु का मूछ। ये शब्द बार बार पूछे गए हैं। बहुत उपयोगी है ये। अब व्याकरण से निकलकर साहित्य के सागर में चलते हैं। शुरुआत करते हैं काल विभाजन से। हिंदी साहित्य को मुख्य रूप से 4 कालों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल के तो कई नाम हैं, इससे मिलान करने वाले प्रश्न आते हैं। जी, रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल कहा, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल कहा। इसको याद रखने का कोई तरीका? ऐसे याद रखिए, शुक्ल ये को वीर पसंद थे और द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के बीज बोए। बहुत अच्छे। और इस काल के कुछ स्टैटिक फैक्ट्स? खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो, हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो जिसे चंद्रबरदाई ने लिखा, और मैथिल कोकिल विद्यापति को कहा जाता है। अब आते हैं हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग यानी भक्ति काल पर। भक्ति काल में 2 प्रमुख धाराएं थीं, निर्गुण और सगुण। निर्गुण में कबीरदास प्रमुख थे, उनकी रचना है बीजक और भाषा थी सधुक्कड़ी। और सगुण में? सगुण में राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। राम भक्ति में तुलसीदास प्रमुख हैं, उनकी रामचरितमानस अवधि में है और विनय पत्रिका ब्रज भाषा में। कृष्ण भक्ति में तो अष्टछाप के कवि आते हैं। हाँ, जिसकी स्थापना विट्ठलनाथ ने की थी, और इसके सबसे प्रमुख कवि थे सूरदास। उनकी रचनाएं हैं सूरसागर और साहित्य लहरी। इसके बाद आधुनिक काल आता है। इसमें छायावाद के 4 स्तंभ बहुत महत्वपूर्ण हैं। बहुत ज्यादा। प्रसाद, पंथ, निराला और महादेवी वर्मा, ये छायावाद की नींव है। इनकी एक एक प्रमुख रचना बताइए जो परीक्षा में पूछी जाती है।
जयशंकर प्रसाद की कामायनी, निराला की जूही की कली, सुमित्रानंदन पंत की चिदम्बरा और महादेवी वर्मा की यामा। उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को। उनकी रचना गोदान एक मील का पत्थर है और कलम का सिपाही प्रेमचंद की जीवनी है। अब बात करते हैं साहित्य के सम्मान और पुरस्कारों की। इसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे बड़ा है। हिंदी में पहला ज्ञानपीठ मिला सुमित्रानंदन पंत को, उनकी कृति चिदम्बरा के लिए 1968 में। और पहली महिला विजेता? महादेवी वर्मा, उनकी कृति यामा के लिए 1982 में। साहित्य अकादमी का प्रथम पुरस्कार किसे मिला था? वो मिला था माखनलाल चतुर्वेदी को, उनकी रचना हिमतरंगिणी के लिए। ये सभी तथ्य बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब हमारी चर्चा के अंतिम पड़ाव पर हैं, हिंदी भाषा की संवैधानिक स्थिति और बोलियां। संविधान का अनुच्छेद 343 कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, और अनुच्छेद 351 में हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। यहाँ 2 तारीखें हैं जिनमें बहुत भ्रम होता है, राष्ट्रीय और विश्व हिंदी दिवस। इसे स्पष्ट कर लीजिए। 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस है और 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस है। यहाँ गलती नहीं करनी है। और उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा उर्दू, जिसे 1989 में दर्जा दिया गया। बोलियों का वर्गीकरण भी बहुत जरूरी है। हाँ, पश्चिमी हिंदी में आती हैं खड़ी बोली, ब्रज, पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, और बिहारी हिंदी में मैथिली, मगही, भोजपुरी। पूर्वी हिंदी को याद करने की कोई ट्रिक? ABC से याद रखिए, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बहुत बढ़िया। तो आज हमने व्याकरण से लेकर साहित्य तक हिंदी के लगभग सभी महत्वपूर्ण विषयों का तेजी से रिवीजन कर लिया है। जी, इन सभी स्लाइड्स में दी गई जानकारी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन्हें बार बार दोहराना है, विशेषकर परीक्षा दृष्टि वाले बिंदुओं को। तो आज की यह गहरी डुबकी यहीं समाप्त होती है, पर एक विचार छोड़कर जाना चाहेंगे। आज के डिजिटल युग में, जहां मीम्स और रील्स भाषा को हर पल एक नया रूप दे रहे हैं, हिंदी का अगला विकास कैसा होगा? आज के रचनाकार इस कहानी को आगे कैसे लिखेंगे, इस पर सोचिएगा जरूर। अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ मिलेंगे। अपनी तैयारी जारी रखें।